इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी डिस्क्लेमर सुन लो। यह कोई एआई द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट नहीं है। यह वीडियो वास्तविक स्टडीज, वास्तविक रिसर्च और सालों की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित है, जिन्हें एक समर्पित टीम ने ध्यानपूर्वक परखा है। इस वीडियो के अंदर तुम्हें सच, हकीकत और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मिलेगा, ना कि परियों की कहानियां, ना गॉसिप और ना ही झूठे मिथक। इनमें से कुछ बातें तुम्हें झटका दे सकती हैं, क्योंकि ये उन आरामदायक भ्रमों को तोड़ती हैं जिनके पीछे ज्यादातर लोग अपने रिश्तों और आकर्षण की सच्चाई छिपा देते हैं। लेकिन साफ साफ समझ लो, इस कंटेंट का उद्देश्य न महिलाओं से नफरत करना है, न पुरुषों से। इसका मकसद है तुम्हें सच्चाई दिखाना, गहराई से सोचने पर मजबूर करना और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। तो अब आराम से बैठो, हेडफोन लगाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। 1989 में इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डेविड बस ने मानव आकर्षण के इतिहास की सबसे बड़ी और साहसी स्टडी की थी। और जब मैं कहता हूं साहसी, तो उसका मतलब है पूरी दुनिया को कवर करने वाली स्टडी। उसने सिर्फ एक देश, एक शहर या एक कल्चर को नहीं देखा। उसने दुनिया भर के 37 संस्कृतियों के 10,000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं पर रिसर्च की। न्यूयॉर्क की भीड़ भरी सड़कों से लेकर अफ्रीका के छोटे गांवों तक, टोक्यो की चमकती इमारतों से लेकर भारत के शांत कस्बों तक, उसने कोई कोना नहीं छोड़ा। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। भाषा, धर्म, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक मान्यताओं में लाखों फर्क होने के बावजूद हर जगह एक जैसे पैटर्न दिखे। इतने समान कि लगा जैसे वो इंसानी प्रकृति में ही कोडेड हों। अब सुनो उसने क्या पाया। जब औरतें लंबे समय के रिश्ते के लिए साथी चुनती हैं, तो वो लगातार वित्तीय स्थिरता, एम्बिशन और सामाजिक दर्जा को प्राथमिकता देती हैं। उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो सुरक्षा और भरोसे का एहसास दे सके, सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता और समाज में सम्मान देने में भी। पुरुषों के लिए मामला अलग था। उनका ध्यान केंद्रित था यौवन, शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और फर्टिलिटी पर। हर संस्कृति में महिलाओं की त्वचा की चिकनाई, शरीर की टोनिंग और जीवन ऊर्जा, विटैलिटी जैसी बातें उनके आकर्षण में मुख्य भूमिका निभाती थी, सामाजिक स्थिति या कमाई से कहीं ज्यादा। जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि ये पसंदें आधुनिक अर्थव्यवस्था, सोशल मीडिया या ट्रेंड से नहीं बनी थी। ये तो सभ्यता के हर दौर में, हर समाज में, हर वर्ग में एक जैसी रही। इसका मतलब साफ था, मानव इच्छा, ह्यूमन डिजायर कोई संयोग नहीं है। ये तय होती है इवोल्यूशनरी डिजाइन से, हमारे जीन के भीतर छिपे उन पुराने प्रोग्राम्स से जो हमें बताते हैं कि हमें किसकी ओर आकर्षित होना चाहिए और क्यों। इतिहास में महिलाएं हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे की ओर झुकी, जबकि पुरुषों को खींचा युवापन और स्वास्थ्य की ओर। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ये पैटर्न हमें क्या बताते हैं? लोग अपने साथी में क्या ढूंढते हैं? अब सवाल है क्यों? वो छिपे हुए इमोशनल ट्रिगर्स, वो अनकहे संकेत जिन्हें हम बिना जाने महसूस करते हैं। वहीं से शुरू होती है असली कहानी, इमोशनल इवैल्यूएशन की, जहां जलन, प्रशंसा और आकर्षण के भाव हमारे निर्णयों को चुपचाप नियंत्रित करते हैं। और ये समझना तुम्हारे प्यार, इच्छा और रिश्तों की पूरी सोच को बदल सकता है। समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, साल 1992। डेविड बस और उनकी टीम अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि प्यार की सबसे असहज और खतरनाक सच्चाई का अध्ययन कर रहे थे, ईर्ष्या, जेलसी। उन्होंने हजारों प्रतिभागियों से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने दिलों की धड़कनें बढ़ा दी और दिमाग को हिलाकर रख दिया। क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी अगर तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ शारीरिक रूप से जुड़ जाए, या अगर वो किसी और से भावनात्मक रूप से प्यार करने लगे? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर आदिम और गहराई तक बायोलॉजिकल है। और जब जवाब आए तो वो लगभग डरावनी सटीकता से सामने आए। पुरुषों ने कहा, उनके लिए सबसे गहरा दर्द होता है जब वो सोचते हैं कि उनकी साथी ने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये सिर्फ ईगो या गर्व की बात नहीं थी, ये था बायोलॉजिकल थ्रेट, क्योंकि उनके भीतर एक पुराना सवाल गूंजता है, क्या मैं उस बच्चे की परवरिश कर रहा हूं जो मेरा है भी या नहीं? हर शक, हर नजर, हर कल्पना कि वो किसी और के साथ थी, इस प्राचीन चेतावनी सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह डर, यह असहजता सिर्फ आज की नहीं बल्कि हजारों सालों की जीन में लिखी चेतावनी है। अब आते हैं महिलाओं की तरफ। उनके लिए सबसे असहनीय दर्द था
भावनात्मक विश्वासघात। उनकी पीड़ा काबू पाने की नहीं थी, बल्कि खो जाने के डर की थी। अगर वो अपना प्यार, ध्यान और संसाधन किसी और पर खर्च करने लगे तो मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। महिलाओं के लिए प्यार और स्थिरता ही जीवन की सुरक्षा प्रणाली है, और जब यह टूटती है तो वो सिर्फ दिल नहीं टूटता, जीव विज्ञान हिल जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, यह पैटर्न सिर्फ एक देश या संस्कृति में नहीं था। साओ पाउलो की भीड़ से लेकर जापान के क्योटो मंदिरों तक, लागोस की रंगीन गलियों से लेकर भारत के शांत गांवों तक, हर जगह, हर भाषा, हर धर्म में नतीजे एक जैसे थे। पुरुष और महिलाएं चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक ही तरह के डर से संचालित होते हैं। जीव विज्ञान डर को आकार देता है, और डर व्यवहार, बिहेवियर को। सच्चाई जो रिश्तों की जड़ में छिपी है। हर बहस, हर शक, हर ईर्ष्या का एहसास कोई संयोग नहीं होता। ये सब हमारे डीएनए में दर्ज जीवित रणनीतियां हैं, जो हमें सिखाती हैं कि किसे खोने से डरना चाहिए और किस पर भरोसा रखना मुश्किल है। इसलिए ईर्ष्या सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक सिग्नल है कि तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली को लेकर अलर्ट है। अगर तुम इस सच्चाई को सच में समझ गए तो रिश्तों में तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि हर शक, हर दर्द, हर डर सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया की छाया है, जो आज भी तुम्हारे फैसलों को दिशा देती है। साल था 2000 के शुरुआती दशक का। साइकोलॉजिस्ट्स ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और पुरुषों दोनों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, महिलाओं की आकर्षण पसंद उनके ओव्यूलेशन यानी फर्टाइल पीरियड के दौरान बदल जाती है। मतलब उनके अंदर एक छिपा हुआ बायोलॉजिकल स्विच सक्रिय हो जाता है, जो उन्हें उन पुरुषों की ओर खींचता है जो डोमिनेंट, मर्दाना और शारीरिक रूप से मजबूत दिखाई देते हैं। शार्प जॉलाइन, चौड़े कंधे, चेहरे की समानता और एक आत्मविश्वास भरी मौजूदगी। सुनने में ये एक रहस्यमय जैविक कोड जैसा लगता था, जो सिर्फ महिलाओं के शरीर के अंदर छिपा है। और जब ये थ्योरी बाहर आई तो बहुत से पुरुषों के दिलों में एक डर उठ खड़ा हुआ। क्या आकर्षण मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्या वो सिर्फ अपने हार्मोन के इशारे पर मुझे पसंद या नापसंद करती है? ये सवाल रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाले थे। लेकिन सच्चाई उतनी सीधी नहीं थी। 2014 से 2016 के बीच हुई नई स्टडीज ने इस ओव्यूलेशन इफेक्ट की सच्चाई को और विस्तार से परखा। परिणाम क्या निकले? वो प्रभाव पहले जितना बड़ा या निर्णायक नहीं था। महिलाओं के आकर्षण में बदलाव जरूर देखा गया, लेकिन वो बहुत सटल और टेम्पररी था, इतना कि असली जीवन की बातचीतों में शायद ही कोई महसूस कर पाए। एक स्टडी में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की 600 महिलाओं पर शोध किया गया। नतीजों में देखा गया कि फर्टाइल दिनों में कुछ महिलाएं हल्का सा झुकाव दिखाती हैं मर्दाना चेहरों की ओर, पर यह बदलाव बहुत मामूली था। असल में जिसने उनका ध्यान सच में खींचा वो मर्द की जबड़े की रेखा नहीं थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास, इंटेलिजेंस और इमोशनल प्रेजेंस थी। यहाँ से जो सच्चाई सामने आई वो इंसानियत के बारे में बहुत कुछ कहती है। महिलाएं बायोलॉजिकल पपेट्स नहीं हैं। उनका आकर्षण सिर्फ हार्मोन या चक्रों से तय नहीं होता, उनकी पसंद पर असर डालता है। एक पुरुष की ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, वो कैसे खुद को रखता है, और सबसे बढ़कर वो एक महिला को कितना सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराता है। यही वो चीज है जो किसी भी क्षणिक हार्मोनल बदलाव से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आकर्षण सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये है बायोलॉजी और साइकोलॉजी का सम्मिश्रण। एक ऐसा नृत्य जो हर संस्कृति में, हर समय में और हर रिश्ते में चलता रहता है। इसलिए अगर तुम सच्चे आकर्षण को समझना चाहते हो तो हार्मोन्स पर नहीं, खुद पर काम करो। अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाओ, अपने आत्मविश्वास को निखारो, और सबसे जरूरी, सीखो किसी महिला को सुरक्षित और देखा हुआ महसूस कराना, क्योंकि यही वो चीज है जो किसी भी ओव्यूलेशन फेज से ज्यादा देर तक टिकती है। फोकस करो अपने अंदर की ताकत पर, ना कि बाहर के संकेतों पर। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारा सच्चा व्यक्तित्व वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी हार्मोनल लहर मिटा नहीं सकती। याद रखो, प्रेजेंस, पर्सनैलिटी और ऑथेंटिसिटी, यही वो 3 चाबियां हैं जो किसी भी महिला का ध्यान और सम्मान कायम रखती हैं। बाकी सब सिर्फ शोर है जिसे एक सच्ची महिला नजरअंदाज कर देती है जब सामने एक ऐसा पुरुष होता है जो अपने स्पेस का मालिक है। साल था
1995। मनोवैज्ञानिक निक्की क्रिक और जेनिफर ग्रैपियर ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसे ज्यादातर लोग आज भी नजरअंदाज करते हैं। रिलेशनल एग्रेशन, यानी रिश्तों में छिपी हुई आक्रामकता। देखो, जहां लड़के गुस्सा दिखाने के लिए अक्सर हाथ, आवाज या टकराव का इस्तेमाल करते हैं, वहीं लड़कियां एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक हथियार चुनती हैं। चुप्पी, दूरी और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। यह लड़ाई होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उनके हथियार होते हैं गॉसिप, सोशल एक्सक्लूजन, फुसफुसाई अफवाहें या फिर ठंडी साइलेंट कोल्डनेस। एक ऐसी रणनीति जो बिना जख्म दिए अंदर तक चोट पहुंचाती है। ये हरकतें बचकानी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटेजिक और सोची समझी कैलकुलेटेड होती हैं। इनका मकसद होता है लॉयल्टी की परीक्षा लेना, सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण रखना और दूसरों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाना। और सबसे खतरनाक बात ये कि माकुन इनके सबूत कभी दिखते नहीं। ये कब शुरू होती है? अमेरिका और कनाडा में हजारों स्कूलों पर हुई स्टडीज ने दिखाया कि रिलेशनल एग्रेशन बचपन से शुरू हो जाती है। खेल के मैदानों में, क्लासरूम्स में, दोस्तों के ग्रुप्स में, जहां एक छोटी लड़की दूसरी को अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं कहकर अलग कर देती है। धीरे धीरे यही पैटर्न उनके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। और ये सिर्फ किशोरावस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वयस्कता तक पीछा करती है। द अडल्ट वर्जन, जब महिलाएं बड़ी होती हैं, तो ये आक्रामकता बदल जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। अब वो न तो थप्पड़ मारती हैं, न चिल्लाती हैं, वो बस मौन से हमला करती हैं। उदाहरण, अचानक ध्यान या प्यार खींच लेना, किसी को बातचीत या कार्यक्रमों से दूर रखना, दूसरों के सामने धीरे धीरे उसकी छवि गिराना, प्यार या वैलिडेटेशन रोक लेना जिससे सामने वाला कंफ्यूज और असुरक्षित महसूस करे। इनमें से कोई भी चीज दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की बुनियाद को सड़ा देती है। पुरुषों के लिए यह समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। उन्हें अक्सर तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब भरोसा टूट चुका होता है, भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो चुका होता है और रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है द इनविजिबल वॉर, एक ऐसा युद्ध जो आवाज नहीं करता पर अंदर से तुम्हें खत्म कर देता है। लेकिन अगर तुम इन संकेतों को पहचानना सीख जाओ तो तुम्हें एक ऐसा फायदा मिलता है जो बहुतों को नहीं मिलता, स्पष्टता, क्लैरिटी। जब तुम उस ठंडी चुप्पी को पहचान सको, वो सूक्ष्म नजरें, वो धीरे धीरे घटता ध्यान, तब तुम पीड़ित नहीं बल्कि सजग खिलाड़ी बन जाते हो। ये शक या डरने की बात नहीं है, ये है सचेत अवलोकन की शक्ति। क्योंकि जब तुम ये देखना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जन्म लेती है। रिश्तों की ये जंग निशान नहीं छोड़ती, लेकिन इसके दाग भरोसे, आत्मविश्वास और जुड़ाव पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। अगर तुम इन्हें पहचान सको तो तुम इस खेल के मैदान में अंधे होकर नहीं, बल्कि समझ और शक्ति के साथ कदम रखोगे। याद रखो, रिलेशनल एग्रेशन ब्रूज नहीं छोड़ती, पर यह घाव जरूर देती है। और जो आदमी इसे समझ लेता है वो कभी भावनात्मक जाल में फंसता नहीं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, मानव शरीर के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रसायनों में से एक है। ये वो केमिकल है जो हर स्पर्श, हर नजर, हर विश्वास के पल में हमारे अंदर धीरे धीरे बहता है और दो इंसानों के बीच एक इनविजिबल बॉन्ड बुनता है। हर बार जब कोई दिल से बात करता है, जब कोई किसी की आंखों में सच्चाई से देखता है, या जब कोई अपना डर, अपनी कमजोरी साझा करता है, वो हार्मोन हमारे भीतर शांति और जुड़ाव की भावना जगाता है। लेकिन यह कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही जटिल भी। वन हार्मोन, टू रियलिटीज। शोधों ने दिखाया है कि ऑक्सीटोसिन पुरुषों और महिलाओं में एक समान काम नहीं करता। महिलाओं के लिए ऑक्सीटोसिन एक दिल का गोंद है। ये उनके अंदर सुरक्षा, भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव की भावना को गहराता है। जब ये हार्मोन बढ़ता है, वो और ज्यादा खुलकर बात करती हैं, अपनी भावनाएं साझा करती हैं और रिश्ते को दिल से पकड़ लेती हैं। उनके लिए ये बॉन्डिंग हार्मोन प्यार को सिर्फ महसूस नहीं कराता, बल्कि उसे आवश्यक बना देता है। पर पुरुषों में कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। जब पुरुषों में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो ये हमेशा कोमलता नहीं लाता। कई बार ये उनकी सजगता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ा देता है। यानी नहीं वही केमिकल जो किसी महिला को नजदीक लाता है, वही किसी पुरुष को सुरक्षा मोड में डाल देता है। कभी कभी यह प्यार के साथ साथ सतर्कता, अधिकार और हल्की आक्रामकता भी जगाता है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ जोड़ता नहीं, कभी कभी यह रक्षा भी करता है, और यही इसकी खूबसूरती और रहस्य दोनों है। लव इजंट जस्ट केमिस्ट्री। अब यहाँ से जो बात निकलती है वो बहुत गहरी है। प्यार सिर्फ हार्मोन का खेल नहीं है, ये है बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट का संगम।
हर एहसास, हर आकर्षण, हर झगड़ा, हर जुड़ाव उन ताकतों से बनता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर जो हमें अंदर से नियंत्रित करती हैं। ऑक्सीटोसिन हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं बनते, वो रासायनिक और भावनात्मक संतुलन से बनते हैं। एक तरफ महिला उस जुड़ाव को सुरक्षा और अपनापन के रूप में महसूस करती है, जबकि पुरुष उसी पल को जिम्मेदारी, रक्षा और सतर्कता के रूप में। दोनों सही हैं, बस उनके शरीर का डिजाइन अलग है। अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ लव। अगर तुम ये समझ जाओ तो तुम्हें रिश्तों की असल रचना दिखने लगती है। तुम समझ पाओगे कि क्यों एक महिला किसी स्पर्श या शब्द से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और क्यों एक पुरुष कभी कभी उसी पल में जवाब देने से पहले सोचता है। क्यों एक रिश्ता कभी नर्म लगता है और कभी अचानक तनावपूर्ण। ये सब इच्छा नहीं, ये सब केमिस्ट्री एंड सर्वाइवल कोड का परिणाम है। ऑक्सीटोसिन हमें सिखाता है प्यार कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रणाली है जो हमें जोड़ती भी है और सतर्क भी रखती है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव एक अनदेखे रासायनिक संतुलन से बंधा होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से गहराई से जुड़ो, याद रखना वो जुड़ाव सिर्फ दिल का नहीं बल्कि डिजाइन का हिस्सा है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं, ये रिश्तों का मूर्तिकार है जो तय करता है कि हम किससे प्यार करें, कैसे भरोसा करें और क्यों हर जुड़ाव उतना ही नाजुक होता है जितना शक्तिशाली। यहाँ तक पहुंचने के बाद एक बात साफ हो जाती है, हमारी इच्छाएं, हमारे आकर्षण और हमारे रिश्तों के पैटर्न सिर्फ बायोलॉजी से तय नहीं होते। कल्चर भी उतनी ही शक्तिशाली ताकत है जो हमारे पसंद और चयन की पूरी पटकथा लिखती है। डेविड बस, वही वैज्ञानिक जिन्होंने इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नींव रखी, खुद मानते हैं कि भले ही बायोलॉजिकल ड्राइव्स मंच तैयार करती हैं, पर संस्कृति तय करती है कि किरदार कैसे निभाए जाएंगे। 1989 में जब महिलाओं ने वित्तीय स्थिरता, सामाजिक दर्जा और महत्वाकांक्षा को सबसे जरूरी बताया था, वो उनकी दुनिया थी जहां अवसर सीमित थे, निर्भरता ज्यादा थी और सुरक्षा का मतलब था सुरक्षित भविष्य। लेकिन 2025 तक दुनिया बदल चुकी है। अब महिलाएं शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी पहचान खुद बना रही हैं। आधुनिक दुनिया ने आकर्षण के नियम बदल दिए हैं। अब किसी महिला के लिए स्टेटस का मतलब सिर्फ धन नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी, एम्बिशन और पर्पस भी है। वो चाहती है ऐसा साथी जो सिर्फ उसका सहारा न बने बल्कि उसके साथ एक यात्रा साझा करे। वहीं पुरुषों के लिए भी आकर्षण अब सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा। आज की पीढ़ी समझती है कि आकर्षण तब गहरा होता है जब कोई इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरणादायक लगे। संस्कृति ने हमारे बायोलॉजी कोड पर नए लेयर जोड़ दिए हैं, नए नियम, नए उम्मीदें और नए मानदंड। संस्कृति बायोलॉजी को नहीं मिटाती, वो उसे रिशेप करती है। वो कुछ प्रवृत्तियों को बढ़ा देती है, कुछ को दबा देती है और कुछ को नए रूप में पुनः परिभाषित कर देती है। एक समय में जो पुरुष समाज में सफल माना जाता था, आज वही आदमी अगर सेल्फ वेयर नहीं है या भावनात्मक रूप से अस्थिर है तो आकर्षक नहीं माना जाता। और जो पहले शांत या रिजर्व्ड माने जाते थे, आज वही मिस्ट्री और गहराई के प्रतीक हैं। यह सच्चाई गहरी है, मानव इच्छा स्थिर नहीं है, ये बदलती है, ढलती है और हर पीढ़ी के साथ एक नया रूप लेती है। अगर तुम रिश्तों को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ क्या आकर्षित करता है पर नहीं बल्कि क्यों आकर्षित करता है पर ध्यान देना होगा। क्योंकि आकर्षण सिर्फ दिखने या बोलने की बात नहीं, ये समाज के नियमों, मीडिया के प्रभाव और मानव चेतना के विकास का मिला-जुला परिणाम है। अगर तुम इन संकेतों को पहचान लो तो तुम्हारे पास एक ऐसा दृष्टिकोण होगा जो दूसरों के पास नहीं। जब बाकी लोग रिश्तों में भ्रम और असुरक्षा में भटक रहे होंगे, तुम संकेतों को पढ़ रहे होंगे, वो छोटे पैटर्न, वो अनकहे इशारे जो आकर्षण और जुड़ाव को चुपचाप नियंत्रित करते हैं। संस्कृति सिर्फ इच्छा को प्रभावित नहीं करती, वो उसे पुनर्परिभाषित करती है, कभी कभी बायोलॉजी के खिलाफ जाकर भी। यही वह जगह है जहां मानव जटिलता, रहस्य और सुंदरता छिपी है। यही 3 शब्द हैं जो हर रिश्ते में जीत दिलाते हैं। ऑब्जर्व, अडैप्ट, अंडरस्टैंड। क्योंकि मानव इच्छा एक जीवित शक्ति है जो हमेशा बदल रही है, हमेशा विकसित हो रही है और हमेशा उस इंसान को पुरस्कृत करती है जो देखना, सीखना और समझना जानता है। तो अब हम यहाँ द एंड करते हैं, लेकिन यह अंत नहीं, ये बस एक रुकावट है उस यात्रा की जो अभी बहुत गहराई तक जाएगी। अभी तक जो कुछ तुमने सुना वो कोई कहानी नहीं थी, वो थे 1989 से लेकर 2016 तक के रियल साइंटिफिक स्टडीज जो ये बताते हैं कि इच्छा, ईर्ष्या, जुड़ाव
और रिश्तों के व्यवहार कितने गहराई से हमारे अंदर कोडेड हैं। इन सब का मकसद नफरत या जजमेंट नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है, समझना, सीखना और विकसित होना। इस ज्ञान का इस्तेमाल कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों को समझने की कोशिश करता है वो कभी किसी से नफरत नहीं करता। डोंट हेट, लर्न, डोंट मैनिपुलेट, अंडरस्टैंड, क्योंकि जो आदमी सच्चाई को साफ साफ देख लेता है वो अनटचेबल बन जाता है। बाकी लोग भ्रमों का पीछा करते रहते हैं और वो शांति से आगे बढ़ता है, ज्ञान और जागरूकता के साथ। अब एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची हो, अगर मेरे किसी शब्द ने तुम्हें असहज किया हो, तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इस जटिल दुनिया में सही शब्द ढूंढने की प्रक्रिया में हूँ। हर शब्द जो मैं बोलता हूँ वो नफरत से नहीं बल्कि जिज्ञासा और अवेयरनेस से आता है। तुम्हारा यहाँ होना, सुनना, समझना और साथ चलना, ये मेरे लिए शब्दों से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वही बदलाव लाते हैं। अगर तुमने अब तक इस यात्रा को महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, हेल्पफुल। वी नीड पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में हम उतरेंगे और डीप में और डार्क में, जहां छिपे हैं वो मनोवैज्ञानिक रहस्य जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। सब्सक्राइब करो हिडन साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे।